इस वक्त बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सीधे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। जनभावनाओं का आदर करते हुए समलैंगिकता को गैर कानूनन घोषित करके उसको अपराध की श्रेणी में रख करके देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नैतिकता में विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर किया है। समलैंगिकता एक अनैतिक, अमानवीय, असंवैधानिक कृत्य है। कुछ अविवेकशील व्यक्ति जिन्होंने इस अमानवीय, अनैतिक कृत्य को महिमामंडित करके कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, ऐसा दुष्प्रचार करके देश में एक गलत वातावरण निर्मित किया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि फंडामेंटल राइट्स में होमोसेक्सुअलिटी आता ही नहीं है। सेक्सुअल रिलेशनशिप वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। विवाह तो फंडामेंटल राइट्स में आता है। ब्रह्मचारी रहना या शादी करना न कराना ये फंडामेंटल राइट्स में है। अपनी बात को कहने की आजादी ये सब फंडामेंटल राइट्स में आता है। सेक्सुअल रिलेशनशिप ये कोई फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। आज आदमी आदमी के साथ, औरतें औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कल जानवरों के साथ भी फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की बात करेंगे। और होमोसेक्सुअलिटी में तो फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। अर्थात एक पुरुष यदि दूसरे पुरुष के साथ में यह अमानवीय कृत्य करता है, यह अनैतिक और अवैज्ञानिक आचरण करता है, तो उससे दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। एक तरह से यहां जो कार्य है यहां असभ्य है, अवैज्ञानिक है और अप्राकृतिक है और अनुपयोगी है। कुछ लोग अविवेक के कारण से एक गलत आदत में फंस जाते हैं। मैं इसको गलत लत कहता हूं। यह गलत लत इसलिए है क्योंकि एक बार जो होमोसेक्सुअलिटी में फंसा तो बहुत तरह के ऐसे कृत्य व्यक्ति अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए करता है। उसमें यह भी एक गलत आदत है। यदि कोई व्यक्ति इसको चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से सही साबित करने की कोशिश करता और यह कहता है कि यह तो जेनेटिक होती है, तो मैं उसकी बात से असहमति व्यक्त करता हूं। कौन सा ऐसा जीन है जिसके कारण से व्यक्ति होमोसेक्सुअल होता है? यह एक बुरी आदत है और जैसे जितनी दूसरी बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल है, ऐसे इस आदत को भी छोड़ना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। तो जितने भी गे लोग हैं वो यदि मानते हो कि उनके साथ में ज्यादती हो रही है, अविवेक के कारण से ऐसा मान रहे हैं, अथवा जो इस गलत लत से परेशान हो और इससे मुक्त होना चाहते हो, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं पतंजलि योगपीठ में वो आकर के कुछ दिन रहें। निश्चित रूप से वो इस आदत से मुक्त हो जाएंगे। हम एक एक कमरे में एक एक ही भाई या बहन को रखेंगे और उनसे सुबह शाम योग करवाएंगे, उनको सत्संग स्वाध्याय करवाएंगे और वो इस लत से मुक्त हो जाएंगे। यह तो थी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर 2009 में एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया और उसके खिलाफ हमारे भाई तिजारावाला जी ने, दूसरे और हिंदू संगठनों ने, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने भी एक साथ वहां पर याचिका डाली। उस समय भी टीवी के ऊपर और तमाम मीडिया से लेकर के समाज में एक आध्यात्मिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हमने इसका प्रखर विरोध किया था। और आज हमें इस बात की तसल्ली है, प्रसन्नता है
कि कोर्ट ने जो एक सत्य था उसका समर्थन किया और अनीति का महिमा मंडन होने से रोका। अब संसद में जो लोग बैठे हैं, मुझे लगता है वो भी नैतिक आचरण करते हुए इस अनैतिक, अमानवीय, अधार्मिक और अप्राकृतिक कार्य को प्रोत्साहन नहीं देंगे और संसद देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए धारा 377 को बरकरार रखेगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। दो बातें और कहना चाहूंगा। करीब 7-8 साल पहले हम पर एक बहुत ही जुझारू नेता वृंदा कारात ने हम पर आरोप लगाया मानवीय अधिकारों के हनन का, मजदूरों के अधिकारों के हनन का। 7 साल तक वो मामला चला और सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आया। मैं उसके संदर्भ में भी माननीय उच्चतम न्यायालय का आदर पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं कि कुछ राजनेताओं ने हमको नैतिक धरातल पर घेरने की कोशिश की, उनको भी मुंह की खानी पड़ी और आखिर वहां पर भी सत्य विजयी हुआ। एक मामला दिल्ली में चल रहा है, संवैधानिक संकट, राजनीतिक संकट। मैं आदरणीय केजरीवाल जी और आप पार्टी के वो तमाम लोग जो संविधान और कानून का सम्मान करने की बात करते हैं और लोक भावनाओं के अनुरूप शासन चलाने के लिए संकल्प व्यक्त करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने संवैधानिक दायित्व से पलायन नहीं करें और संवैधानिक दायित्व से पलायन होगा यदि उनको कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देकर के और सरकार बनाने के लिए यदि उनसे आह्वान करती है और उसको वो नकार देते हैं, तो फिर आखिर आपके लोग क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार बनाने में यदि उनको बहुमत मिल रहा है तो फिर क्यों ना सरकार बनाए? और यदि वो सरकार नहीं बनाते तो इसका मतलब उनके भीतर किसी न किसी तरह का कोई डर है कि वो जो उन्होंने वादे किए उनको कैसे पूरा कर पाएंगे। और जब उनको बहुमत मिल जाता है तो बहुमत में आने के बाद अपनी आइडियोलॉजी, अपनी प्रिंसिपल्स और अपनी पॉलिसीज के अनुसार वो काम करें। और उस समय यदि कांग्रेस सरकार उनसे अपना समर्थन वापस लेती है तो पूरे देश में कांग्रेस बेनकाब होगी। तो इसमें और जनभावनाओं का जहां तक प्रश्न है तो दिल्ली के लोग 99% ये चाहते हैं कि सरकार वो लोग बनाएं यदि उनको कांग्रेस समर्थन देती है और बहुमत में। तो बहुमत और अल्पमत का प्रश्न कहां है? बहुमत और अल्पमत का दो ही जगह प्रश्न आता है, एक सरकार बनाने में, एक अपनी नीतियां लागू करने में। सरकार बनाने में बहुमत उनके साथ है और नीतियां लागू करते समय यदि कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेती है तो उस समय केजरीवाल जी हीरो बनेंगे कि भाई इन्होंने एक मजबूत लोकपाल बनाना चाहा और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने बिजली के का जो कीमत है वो आधी करनी चाहिए और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने के लिए वो प्रस्ताव लाए और वहां पर जन सुविधाओं के लिए उन्होंने जो है वहां पर कार्य किया और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। यदि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो पूरे देश में कांग्रेस बेनकाब होगी और यह भी देश हित का ही काम होगा। मुझे लगता है केजरीवाल जी को अपने संवैधानिक दायित्व से पलायन नहीं करना चाहिए, एक जिम्मेदाराना आचरण उनको देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।
स्वामी जी, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणाएं की थी उन्हें डर लगता है कि शायद वो पूरा ना कर पाए, इसीलिए वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि भैया हम तो पूर्ण बहुमत से जब गवर्नमेंट बनेगी तो ही शपथ लेंगे। तो बहुमत किसके लिए चाहिए? सरकार बनाने के लिए और काम करने के लिए। बाकी विपक्ष में भी बैठ के क्या करते हैं? विरोध कर सकते हैं। तो अब तो उनको सत्ता पक्ष में बैठ करके अपने सारे वादे पूरा करने का अवसर मिलेगा। और यदि ऐसी परिस्थितियों में बहुमत का, मैंने कहा, दो ही जगह आवश्यकता पड़ती है। अपने काम पूरा करने के लिए उनको जो है बहुमत चाहिए, उसको कोई भी विधेयक वहां पर पास करना है, कोई कानून वहां पर पास करना है, कोई जो है नई योजना वहां पास करनी है, तो उनको सरकार बनाने के लिए बहुमत पहले ही मिल रहा है। और अपनी आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज को लागू करने के लिए यदि कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो दोनों ही परिस्थितियों में जब दुनिया के सामने उनको इज्जत मिलेगी तो फिर डर किस बात का?